हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 नंबर का कंफर्म तौर पर आता है। दूसरा 95% चांसेस है कि 4 नंबर का एक और बने, यानी 10 नंबर हो गए। और 2 नंबर के एमसीक्यूज तो कंफर्म तौर पे आते हैं। यानी ये चैप्टर 8 नंबर का तो कंफर्म तौर पे आता है, कंफर्म तौर पे 8 नंबर का आएगा। बट 4 नंबर का ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है जिसके 95% चांस हैं। तो यानी आप मोटा मोटा मानिए कि इस चैप्टर से लगभग 12 नंबर का आता है बच्चों। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, एक स्टेटमेंट होगा, उसको आपने सीखना है अच्छे से। और कुछ बातें हैं जो आपको अगर समझ में आ जाती हैं तो फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी आपको लगेगा। ये चैप्टर अगर मैं बात करूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखें तो बहुत इजी चैप्टर है। अपने स्कूल डेज में अगर हमने किया ये चैप्टर तो मुझे बहुत इजी लगा। तो इससे इजी चैप्टर पूरी अकाउंटिंग में नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट अगर हम करें। देखो नाम है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको समझ में आ रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो का मतलब समझते हैं आप, फ्लो का मतलब बहा हुआ, है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर क्या है, मैंने बहुत छोटे से डेफिनेशन लिखी है, वो जरा देखें एक बार। कहता है कि इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है दैट शोज आउटफ्लो एंड इनफ्लो। आउटफ्लो का मतलब हुआ जाना और इनफ्लो का मतलब हुआ आना। किसका? कैश का जाना और कैश का आना, है ना। ऑफ कैश इन बिटवीन 2 ईयर्स, यानी 2 साल में कितना कैश गया कंपनी से और कितना कैश कंपनी के पास आया, उसी को बोलते हैं, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमको बताएगा कि 2 साल में कितना कैश कंपनी से गया और कितना कैश कंपनी के पास आया। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन हुई। इट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश इन बिटवीन 2 ईयर्स। 2 साल में कितना कैश गया कितना कैश आया, ये हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी। अब हमने 11th में पढ़ी थी कैश फ्लो। अगर हम यहाँ बात करें, कैश फ्लो की बात करें 12th में, लेकिन हमने 11th में पढ़ा था कैश बुक, पढ़ा था कैश बुक। अब कैश बुक में भी हमको पता चलता है कि हमारा कैश कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है। लेकिन वो सिर्फ 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का ऐसा हम रिकॉर्ड रखते थे। पूरे साल का वहां पे नहीं था। अगर पूरे साल का वहां होगा भी तो 1 साल का होगा। जबकि ये 2 साल को कंपेयर कर रही है, 2 साल के बीच कंपैरिजन पैदा करेगी, उसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। यानी जो कैश बुक है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दोनों में सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको 2 साल में कितना कैश गया कितना कैश आया ये कंपेयर करने में मदद करेगी। जबकि कैश बुक आपको महीने भर का, 3 महीने का या पूरा साल का अगर आप कंपाइल करोगे भी तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया कैश बुक अगर हम बना रहे हैं तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्या है, बिल्कुल है। अगर आपको अपने कंपैरिजन ढूंढने हो, आपको अपने एग्जैक्ट लेवल का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करना हो, तो आपको फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, चलिए ये हमने सीख लिया। ये तो डेफिनेशन हमारी थी, बहुत इजी डेफिनेशन थी। आप देखें, अगर हम बात करें ना, हमारी कंपनी की 3 एक्टिविटी होती है। ठीक है, किसी भी कंपनी की 3 एक्टिविटीज हैं, या किसी भी ह्यूमन बीइंग की जिंदगी की जो 3 एक्टिविटीज रहती हैं वो हमेशा रहेंगी। वो चाहे किसी कंपनी की हो चाहे फिर हमारी हो। तो कंपनी की 3 एक्टिविटीज हैं बेटा। वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं वो आप एक बार चेक करें और उन पर कमांड बनाएं। ठीक है, या मैं यूं कह लूं कि अगर आपको ये एक्टिविटीज समझ में आ गई ना तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया। बेटा जो बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बताते चलूंगा, आप एक नोटबुक लीजिएगा, ठीक है, और एक पेन लेके बैठो। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी आप लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास नोट्स पड़े हों। एक बार नोट्स के थ्रू आप लोग सीख गए तो कंफर्म तौर पे आपको कैश फ्लो बड़ा इजी लगेगा। अदरवाइज कुछ बातें अगर मिस कर जाओगे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर रट्टा मारने वाली स्थिति आ जाएगी और दिक्कत होने लगेगी आपको। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठे। देखें, मैं कह रहा हूं कि कंपनी की एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज कंपनी की हैं। सबसे पहली जो एक्टिविटी कंपनी की है वो वह है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी हमारी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो फर्स्ट एक्टिविटी। बात करें सेकंड एक्टिविटी कौन सी है भाई, तो सेकंड हमारी हुई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगली हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी सेकंड एक्टिविटी हो गई किसी भी बिजनेस के लिए, है ना। और अगर हम बात करें थर्ड एक्टिविटी की तो होगी आपकी होगी फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी 3 एक्टिविटी हैं जिनके ऊपर आपको बहुत बेहतरीन कमांड बनानी है। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है तो आपको ये तीनों एक्टिविटीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब देखें, सबसे पहले आपके पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिससे बिजनेस रन करता है। इनके बिना बिजनेस रन करना पॉसिबल नहीं है। रन कैसा? जैसे आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए। आप अपने घर में चीनी खरीद रहे हैं, चाय पत्ती खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, प्याज खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, मसाला खरीद रहे हैं। इनसे कोई नया इन्वेंशन थोड़ी हो रहा है। इनसे आपका घर जो है वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनके बिना घर नहीं चलेगा, ये चाहिए ना घर चलाने के लिए। ऐसे ही कंपनी के पास कुछ एक्टिविटी है जो उसकी कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन कौन सी है वो?
देखें, आपने सेलिंग एक्सपेंसेस किए, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, वेजेस दिया, परचेस किया, सेल किया, आपने कोई जो लैंड ले रखी है उस लैंड का रेंट आपने दिया, है ना, अगर आपने कोई लैंड लीज पे ले रखी है तो उसका किराया आपने दिया। ठीक है, तो ऐसे जो खर्चे होते हैं जिनसे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जिनके बिना बिजनेस चल नहीं पाएगा, उन खर्चों को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हुई, जो खर्चे कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए करती है उन सबको हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखें, सैलरी हम कर रहे हैं तो सैलरी कैसा खर्चा है भाई? ऑपरेटिंग खर्चा है। क्यों ऑपरेटिंग खर्चा है? हमारे पास इंप्लॉइज नहीं होंगे तो बिजनेस रन कैसे करेगा? इंप्लॉइज आके कोई इन्वेंशन थोड़ी करते हैं, वो आपके बिजनेस को रन करने में मदद करते हैं, तो उसके बदले आपने उनको सैलरी प्रोवाइड करवाई। तो ऐसे जितने भी खर्चे होंगे जिनसे आपका बिजनेस रन होगा उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बात। अच्छा, अगली बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हुई? ऐसे खर्चे जिनसे कोई नई चीज पैदा हो जाए, कुछ नया पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में फ्रिज रखा होगा, ठीक है, रखा है फ्रिज, आप बाजार गए, आपने खर्चा किया, आपके पास फ्रिज आ गया। फ्रिज आने से क्या होगा? आपके घर ऑपरेट थोड़ी होंगे, आपका घर ऑपरेट थोड़ी होगा, आपका घर फैसिलेट होगा। होगा फैसिलेट मतलब कुछ चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। आपने कार खरीद ली, आप कार खरीदने से क्या होगा? आपका घर ऑपरेट थोड़ी होगा, कि जिनके पास कार है उनका घर नहीं चल रहा, क्या चल रहा है ना। घर चलाने के लिए कार इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आटा इंपॉर्टेंट है। अगर आटा खरीदें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम कार खरीदें तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यानी कंपनी के वो सारे खर्चे जिनसे बिजनेस फैसिलिटेट होता है, जिनसे बिजनेस में स्मूथनेस आती है, उनको बोलते हैं कैसे खर्चे बच्चों? उनको हम बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, मशीनरी खरीदना, लैंड खरीदना। ठीक है यानी आपने खर्चा किया और खर्चा करने से आपके पास कोई ना कोई फिक्स एसेट्स जुड़ गई, आपके पास कोई ना कोई फिक्स एसेट्स जुड़ गई, उसे आप बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। घर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करें बात फाइनेंशियल एक्टिविटी की। वो एक्टिविटी जिनसे कंपनी डायरेक्ट कैश का जुगाड़ करती है, घुमाकर कैश का जुगाड़ नहीं करती। फॉर एग्जांपल, घुमाकर और डायरेक्ट में क्या अंतर हुआ? देखें, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कोई आइटम बनाया, फिर उसको बाजार में बेचा, तब आपके पास कैश आया। ये कैश बहुत घूम कर आया हुआ है। ठीक है, एक डायरेक्ट अप्रोच भी है कैश लेने की। क्या है वो डायरेक्ट अप्रोच? आपने बैंक से लोन ले लिया, एक ऐसी एक्टिविटी है फाइनेंशियल। क्यों? क्योंकि कंपनी यहां से डायरेक्ट कैश ले आई, कंपनी ने कोई बातें नहीं घुमाई, कंपनी डायरेक्ट बैंक के पास गई, कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ फॉर्मेलिटी साइन अप करी, उनको कंप्लीट किया, कंपनी कैश ले आई और डायरेक्ट कैश ले आई, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी आपने अल्टीमेट मुद्दा ये समझना है कि कंपनी जहां से भी कैश का जुगाड़ कर रही है, डायरेक्ट, इनडायरेक्टली नहीं, जहां से कंपनी डायरेक्टली कैश का जुगाड़ कर रही है, उन सबको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब वो क्या क्या है? वो कुछ 4-5 एक्टिविटीज होती हैं। देखें, सबसे पहले आप बैंक जाइए, लोन ले आइए, तो बैंक लोन फाइनेंशियल एक्टिविटी। बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लीजिए, कैसी एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दीजिए, कैसी एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। आप डिवेंचर इशू कर दीजिए, कैसी एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटीज हो गई। इन्हीं डिवेंचर होल्डर को अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो वो इंटरेस्ट अगर आपने पे किया तो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो कैसी एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने डिविडेंड पे किया, कैसी एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है बात। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, बहुत इजी वे में दोबारा बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग मतलब वो खर्चे जिनसे कंपनी का बिजनेस रन हो रहा होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब वो खर्चे जिससे कंपनी में सामान जुड़ जाए, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने मशीन खरीदी, आपने लैंड खरीदी, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिया, यानी अल्टीमेट लेवल पर आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट किया, खर्चों करने के बाद आपके पास कोई नई चीज पैदा हो जाए, उसे इन्वेस्टिंग बोल रहे हैं। फाइनेंस का मतलब हुआ आप जहां से डायरेक्टली कैश का जुगाड़ कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी बच्चों फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है बात। तो ये बातें मैंने जितनी आपको बताई वर्बली, वो आपकी कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए। पॉज करते रहिए मुझे, और एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको जितना बता रहा हूं वो आप नोट डाउन करिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बातें बताई नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें बताई, आप पहले से इनसे फेमिलियर हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ही डाउट है तो आप नोट डाउन करते जाइए, और आपको देखिएगा, आप 4-5-6 वीडियो देखने के बाद आप बने रहिए साथ में लगातार। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आप खुद से कमेंट करेंगे कि बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी फॉर्मेट के पास। ठीक है, अब जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो किस तरीके से है वो देखें। ठीक है, अब कुछ एक चीजें हैं जिन पर आप कमांड बनाते चलिए। आपको आज मैंने बताया कि भाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, इन एक्टिविटीज में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको बताया। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता कैसा है। ठीक है, ये जो 3 एक्टिविटीज है ना बच्चों, इन 3 एक्टिविटीज के अंदर ही कैश आता और जाता है, कोई चौथी एक्टिविटी दुनिया में बनी नहीं है और ना बनेगी कभी, क्योंकि यही वो एक्टिविटीज हैं जिनसे कैश आता और कैश जाता है बच्चों।
अब हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2019-20, जैसा भी आपका ईयर चल रहा हो, जैसा भी क्वेश्चन ने डिमांड करी हो, तो एज एट 31 मार्च आप 2019, 20, 21, 22 करके इसके नीचे लिख देंगे। अच्छा, फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले पहले लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स, ठीक है, आप लिखेंगे सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर आपने लिखा, देन आप एक कॉलम और बनाएंगे जो होगा आपका डिटेल का, ठीक है, ये कॉलम आपका होगा डिटेल का, फिर एक कॉलम बनेगा आपका रुपीस का, इतने कॉलम आपके बनने हैं। और डिटेल वाला कॉलम क्या है, डिटेल वाला कॉलम है आपका प्लस और माइनस का हिसाब किताब करने के लिए। अब यहाँ डायरेक्ट सारा आंसर नहीं लिखेंगे आप, सारी जो तामझाम करेंगे ना, प्लस माइनस करने का जो भी काम होगा वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर आप यहाँ पर ए लिखेंगे। मैं आपको पूरा फॉर्मेट आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आज फॉर्मेट का एक हिस्सा आपको एक्सप्लेन करूंगा और स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन करते जाएंगे उसके ऊपर, फिर हम पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मेट आज ही बता दूंगा, ऐसा नहीं, हम बहुत इजी वे में बहुत छोटी छोटी बातें आज पता करेंगे और एक बात मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5-6 वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। पहले 3-4-6 जो 4-5-6 वीडियो रहेंगे उनमें आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किस एक्टिविटी से कैसे कैसे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो ये आपने लिखा, यहाँ पर आपने ए लिखा, आप लिखोगे कैश, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये आपने पहला हेड लिखा, ठीक। इस पहले हेड में यहां पर आपने लिखा नेट, आपने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो पहला हेड आपका ये रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कंपनियां कितना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली ये दिया नहीं रहता, ये दिया नहीं रहता, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सफल आउट है ना क्वेश्चन में, जो जो ट्रिक लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेंगे, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से निकले, उसकी एक ट्रिक रहेगी, वो ट्रिक आपको सीखनी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला जो मजेदार इंपॉर्टेंट हेड हुआ वो ये हुआ, ये कैसे निकलता है, ठीक है। एक बार आप लिख लें इसको, फिर मेरे को रफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये निकलता कैसे। जो आइटम है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से निकाला जाता है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, अगर आप चाहें तो लिख रहे हो तो लिख लें कहीं पर, ठीक है। अब आपको देखो करेंगे, ये एक्टिविटीज लिखी होंगी, डेफिनेशन लिखी होगी आपने, एक्टिविटीज लिखी होंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखे हैं आप, लगभग आप 1.5 पेज छोड़ दें, ठीक है। ये जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये लिखें आप, इतना बनाएं, इतना बनाने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 1.5 पेज छोड़ दें, इसके बाद जो आपको कहानी बताऊंगा 1.5 पेज के बाद स्टार्ट करिएगा, ठीक है। वो जो 1.5 पेज आपने छोड़ा होगा उसमें धीरे 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 मैं आपको आगे बढ़ाते रहूंगा, वो लिखते जाइएगा, उसको फिल आउट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे वो करिए आप, फिर हम आगे बढ़े। देखें बच्चे, तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से निकलता है। हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ए वाला पॉइंट लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें पहली बात लिखी, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब वो कैसे निकलता है, ये वर्किंग नोट है हमारा, हमारा फॉर्मेट अलग चीज है और ये वर्किंग नोट अलग से बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करने बैठेंगे ना बच्चों, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन करते वक्त आपकी ये जो मैं बना रहा हूं ये आपका वर्किंग नोट रहेगा। वो हेड किस तरीके से निकलता है, पहला वाला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये आपका वर्किंग नोट है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा सफलिंग है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, हमें सबसे पहले ये आना चाहिए। ये आ गया तो समझिए आपने 40% काम तो कर दिया आज। अगर आपको ये अच्छे से आ गया ना बच्चों, तो आप ये समझिए कि आपने 40% काम तो कर दिया। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या मतलब हुआ, देखें, आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी, आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी, मतलब जो क्वेश्चन की अप्रोच होती है ना वो किस तरीके से है, आपको एक बैलेंस शीट गिवन रहेगी और उस बैलेंस शीट में आपको 2 साल का डेटा गिवन होगा, एक 2014 मान लिया और एक 2015 मान लिया, ठीक है, 21, 22, 23 जैसा भी हो, मतलब 2 साल की आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी। 2014 और 15 की कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ही हम कंपेयर कर रहे हैं इनफ्लो ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश इन बिटवीन 2 ईयर्स। 2 साल में कितना कैश आया कितना कैश गया, यही बात हम पता कर रहे हैं थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको बैलेंस शीट दी रहेगी 2 साल की, उस 2 साल की बैलेंस शीट में आपको एक जगह लिखा रहेगा हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, एक जगह आपको लिखा रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस, एक टॉपिक होगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब प्रॉफिट हुआ।
रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब एक्चुअली दो चीजें होती है, एक तो रिजर्व की बात कर रहा है क्वेश्चन, और एक सरप्लस का मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है। यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखा जाता साफ साफ, यहाँ पर सरप्लस लिखा जाता है। तो आपको 2014 में दिया रहेगा मान लिया 1 लाख रुपए, ठीक है, और 2015 में दिया आपको 1,70,000 रुपए, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन की अप्रोच यहां से स्टार्ट होती है, यानी रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो हेड है वो आपको देखना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में मैं बता रहा हूं कि 2014 में आपका 1 लाख प्रॉफिट था और 2015 में 1,70,000 प्रॉफिट था, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा भाई 2014 में 1 लाख प्रॉफिट हुआ, 15 में प्रॉफिट 1,70 थोड़ी हुआ है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 1,70 प्रॉफिट हुआ है, 1,70 नहीं हुआ है। एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ 1 लाख था, ये 1 लाख यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। 70,000 उस साल भी हुआ होगा, तब जाकर वो 1,70,000 बना, नहीं समझे। 1 लाख यहाँ था, 1,70,000 रुपए यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। बात आपको, आप ये गलती ना करें, ये भूल ना करें कि आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ सर 1 लाख यहाँ है और यहाँ का प्रॉफिट 1,70,000 है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो 1 लाख यहाँ का था ना, वो यहाँ शिफ्ट हुआ है, ठीक। यहाँ 70,000 नया हुआ होगा, तो 70,000 इस साल का और 1 लाख पुराना वाला, तब जाकर ये 1,70,000 हुआ। अब दिमाग लगाना है कि भैया ये प्रॉफिट बांटा क्यों नहीं। प्रॉफिट बांटते नहीं है, ऐसा नहीं करती कंपनी की हर साल का प्रॉफिट आएगा बांट देगी, ऐसा नहीं है। यहाँ 1 लाख प्रॉफिट सारा तामझाम करने के बाद 1 लाख बचा हुआ है, उस 1 लाख को इन्होंने सेफ रखा हुआ है, सेफ रखती है कंपनी। तो सेफ यहाँ पर रखा है 1 लाख यहाँ वाला और 70,000 नया वाला, यानी इस साल का जो प्रॉफिट है वो 70,000 रुपए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आपने नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपने लिखा। यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों 70,000 रुपए, जैसा भी वो कंडीशन रहेगी। मतलब आपने नए वाले साल से पुराने वाले साल का प्रॉफिट लेस करना है, जो भी फिगर आएगा उसको यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ पर 70,000 रुपए आपको खाली एग्जाम्पल के तौर पे दिया, यहाँ आपने ये हेड लिखना है। अब ये जो प्रॉफिट है ना बच्चों, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ये हमको चाहिए बिफोर, हमको चाहिए बिफोर, ये सारा आफ्टर वाली कहानी है। अब आफ्टर वाली कहानी हमको पता है, अगर हमें बिफोर में पहुंचना हो, बिफोर के पास पहुंचना हो, तो हम क्या क्या चीजें ऐड ऑन करेंगे, क्या क्या चीजें लेस करेंगे, वो हम सीखें, ठीक है। सबसे पहला आइटम जो आप ऐड करेंगे वो है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ऐड करेंगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, फॉर द करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर। सबसे पहले तो ये हेड ऐड करेंगे, ये आपको दिया रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर कितना है आपको दिया रहेगा, वो आप लिखेंगे यहाँ पे, वो ऐड करेंगे। आ रही बात समझ में, वो लिखेंगे आप। अच्छा, फिर ऐड करेंगे आप इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखेंगे एक हेड, ठीक है। बात इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर, ये आप लिखेंगे, ठीक है। आप देखो इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में डिफरेंट क्या है, बहुत बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, आप हेड बाय हेड सीखते जाइए। फिलहाल आप सीख रहे हैं चीजों को, ये आपको आगे चलते चलते खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्रपोज और इंटरिम में क्या फर्क है। मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। इंटरिम डिविडेंड का मतलब हुआ, देखो कंपनी 2014 और 15 से कंपैरिजन कर रही है, तो कंपनी 2014 में जब अपने अकाउंट क्लोज करती है, यानी जब 31 मार्च 2014 को कंपनी ने अपने अकाउंट क्लोज करे होंगे ना, तो जब अपने कंपनी अपने अकाउंट क्लोज जिस दिन करती है, कंपनी ये अनाउंस करती है ना, कंपनी अनाउंस कर रही है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड पे करेंगे, उसे बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, जो हमने प्रपोज किए हुए हैं, है ना, जो मैंने लिखा है ना प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो कंपनी ने 2014 में अनाउंस किया होगा कि हम अगले साल अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड पे करेंगे, ठीक। तो जो 2014 में जिन शेयर को अनाउंस किया गया, जिन डिविडेंड को देने की बात कंपनी ने कही है, उनको कंपनी 2015 में पे कर देगी। तो पे करना कहलाता है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो ये यहाँ कंपनी ने 2014 में उनको प्रपोज किया, उनको अनाउंस किया, 15 में पे कर दिए, ठीक है। 15 के लास्ट में फिर प्रपोज करेगी, वो प्रपोज डिविडेंड रहेंगे, 16 में उनको पे कर देगी, वो इंटरिम बन जाएंगे। सिंपल सी बात ये है बच्चों। तो दो बातें आपने ऐड करनी है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एक, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर दूसरा, ठीक है। अगला एक हेड होगा ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, है ना, ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, यानी जितने भी कंपनी ने रिजर्व बनाए होंगे उन रिजर्व को आप दोबारा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, WCR हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो, IFR हो, व्हाटएवर, कोई भी कंपनी ने अगर रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो उस रिजर्व को आप दोबारा यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कंपनी ने पहले
माइनस किया होगा, यानी वो डेबिट किया हुआ कंपनी ने, तो दोबारा यहाँ प्लस होगा। समझिएगा बात। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिसीव किया था या पे किया था, वो हम पहचानने का प्रयास करेंगे। अब देखो, पहले तो ये बताओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब वो आइटम जो नॉर्मल नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो असाधारण है, जो सामान्य तो नहीं है, असामान्य है, जो ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का भूकंप आता है और भूकंप से कंपनी का लॉस होता है, लॉस बाय थेफ्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी से इनकम आती है, कोई रैंडम इनकम कंपनी को कहीं से आ जाती है, कंपनी की कहीं से लॉटरी लग जाती है, तो ये सारी जो इनकम खर्चे हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। कोई ऑर्डिनरी थोड़ी है, सामान्य बात थोड़ी है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बात है ना, आपकी कंपनी का भूकंप आया, आपको लॉस हुआ, कैसा हुआ, नॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। हमने पढ़ा था ना गुडविल वाले चैप्टर में, एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा था। वही बात यहाँ पर है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने पहले माइनस किया हो, यानी डेबिट किया हो, अब आप उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे। आरी बात। फॉर एग्जाम्पल, लॉस बाय फायर हुआ था, तो आपने माइनस किया होगा, वहां पे माइनस किया होगा, आज उसको आप प्लस करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपने पहले माइनस किए तो आज प्लस होंगे। ठीक है, इतना आप लिखें। एक इन सबको ऐड करके एक फिगर यहाँ पर आएगा, उस फिगर को लिख दें। अब इनमें से कुछ चीजें लेस करनी है आपको। लेस क्या क्या करनी है वो देखें। एक लेस होगा रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर आपका टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स, यानी अगर आपका टैक्स रिफंड होता है तो उसे आप लिखें, यहाँ लिखें इसको अंदर, वहां ना करें डायरेक्ट। ठीक है, इसे लिखेंगे आप ब्रैकेट में। आ रही बात समझ में। अकाउंट में कोई भी चीज माइनस करके नहीं दिखाएंगे, आप उसे ब्रैकेट में दिखाएंगे। अगर आपको माइनस करनी है तो आप उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है, एक रिफंड ऑफ टैक्स या कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर हो, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपके पास हो, जो आपने पहले क्रेडिट किया था यानी प्लस किया था, वो आज माइनस होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो सकता है इनकम के तौर पर। हमने हमारी कंपनी में आग लगी, हमने आग जो लगना था उसको लेस किया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, लेस किया, तो आज उसको हम यहाँ प्लस करेंगे। अब हमारी इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम दे दिया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी, है ना, इनकम थी, तो क्रेडिट की होगी, प्लस की होगी, तो उसे आज हम माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद बच्चों आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस वाले फिगर से इसको लेस कर देंगे। एक आपके पास अल्टीमेट आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आपका क्या है, ये आंसर वही है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। ये है आंसर। ये क्या, नेट प्रॉफिट इतना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा निकल आया। ठीक है, आपको मैंने सारी चीजें बता दी। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर क्या होता है अच्छे से पता है। इंटरिम प्रपोजल मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व आपको पता है, रिजर्व की कहानी क्या होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको बता दिए, इनको कैसे पहचानना है। जो सामान्य नहीं है, असामान्य जो बातें हैं वो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आइटम के अंदर आएंगी। भूकंप आना, आग लगना, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आना, डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको इनकम आ जाना। तो ये ऐसी इनकम, ऐसे खर्चे जो बिल्कुल असामान्य है, जो नॉर्मल है ही नहीं, जो एबनॉर्मल है, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये सारा सफल आउट करने के बाद आपका एक फिगर आएगा जिसे हम कहते हैं क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो हमारे कैश फ्लो का सबसे पहला हेड है। और उसे पता करने के लिए बच्चों आपको इतना ये फॉर्मेट याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट की इतना आज लिख लिया आप लोगों ने, इसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने याद करना है। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, फिर आगे हम लोग कहानी देखें कि क्या हो सकती है, क्या हमें करना चाहिए। आगे कहानी में कुछ क्वेश्चन मैं आपको उठा के देता हूं इन फॉर्मेट के ऊपर ना, इस फॉर्मेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम करते हैं, 2-3-6 क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे। 4-5-6 क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे आज, 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं। फिर ऐसे ही आप कुछ बकायदा क्वेश्चन आपके पास होंगे, उनको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत नीड भी है कि हमको आए चैप्टर, है ना। तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ वो आप लिखिए। बाकायदा मैंने टेलीग्राम के चैनल पर नोट्स सेंड किए हुए हैं, उन नोट्स को प्रिंट आउट ले लें, उनसे भी आपको बहुत हेल्प होगी। जहां पर आपको लगेगा कुछ चीजें एड ऑन और लेस करनी हो, करिएगा अपने हैंड पर। वो नोट्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे बच्चों। इसलिए आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें, द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से है वो चैनल। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप जो यूट्यूब का हमारा चैनल है अगेन कॉमर्स नॉलेज सेंटर, उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वो लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आप वहां पहुंच जाएंगे। ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नोट्स आपको सप्लाई होंगे। और जैसे हमारा सिलेबस खत्म होता है फिर हम आते हैं अपने सीबीएसई के पेपर के ऊपर, फिर प्रैक्टिस सेट में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तो 2-3 महीने खूब मेहनत रहेगी, खूब चीजें आपको करवाऊंगा, जितना भी टाइम हो पाएगा, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है। जितना भी हो पाएगा वो आपके साथ किया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार प्रिंट आउट, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नॉट प्रिंट आउट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जो क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन में आपके पास है, फॉलोइंग इज द एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ
करिश्मा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म दे रखा है। मतलब एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि बैलेंस शीट आपको पूरी नहीं गिवन है, सिर्फ बैलेंस शीट का एक टुकड़ा गिवन है आपको, उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे देखो क्या है, सरप्लस दे रखा है, यानी दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2021 में प्रॉफिट दिखा रखा है 10 लाख रुपए, 20 में था वो 5 लाख रुपए। आपको समझ में आ गया होगा कि 20 में अगर 5 लाख था तो 21 में 10 लाख। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि 20 में 5 लाख था, ठीक है बात, लेकिन 21 में प्रॉफिट 10 लाख नहीं है, 21 में 10 लाख हुआ है क्योंकि 5 लाख पिछला था प्रॉफिट, तो 5 लाख वो यहाँ आया और 5 लाख इस साल का हुआ, तब जाकर वो 10 लाख रुपए हुआ है बच्चों। ठीक है, डिविडेंड पेबल में देखा 10,000 रुपए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखिए कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 21। 20 हुआ हमारे लिए प्रीवियस ईयर, 21 हमारे लिए हुआ करंट ईयर। तो प्रीवियस का है 4 लाख रुपए, करंट का है 5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर द नोट्स टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चों हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रिपेयर द नोट्स टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आपने ऊपर से हेड लिखा, पर्टिकुलर्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लिखा। कैसे निकलेगा, देखो हमें दिया है जो करंट ईयर है वहां पे प्रॉफिट हमको दिया है 10 लाख रुपए, है ना। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें से आप माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो कि था 5 लाख रुपए, जो कि था बच्चों 5 लाख रुपए, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5 लाख। जो 5 लाख रुपए आपका आया बच्चों वो क्या है, वो है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये 5 लाख रुपए है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस में दिया है 5 लाख प्रॉफिट और यहाँ दिया है 10 लाख प्रॉफिट, ऐसे तो कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 लाख यहाँ था ठीक है, लेकिन यहाँ का प्रॉफिट 10 लाख नहीं है बच्चों। यहाँ 10 लाख क्यों है, क्योंकि पिछला 5 लाख रुपए यहाँ आया हुआ है और 5 लाख इस साल हुआ, 10 लाख जाकर 10 लाख रुपए हुआ ना। वही बात यहाँ मैंने अप्लाई कर दी। वैसे भी अगर आप इसको ऐसे भी करते हैं ना, करंट ईयर वाले से प्रीवियस वाले को लेस कर दीजिए, आपका जो अमाउंट आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें 5 चीजें, सॉरी नॉट 4 चीजें, आपने 5 चीजें ऐड करनी है। पहला, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर आपको है ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, आई बात समझ में। और फिर ऐड करना है ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया गया था, आज वो प्लस होगा। फिर लेस करनी है 2 बातें, रिफंड ऑफ टैक्स लेस करना है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था आज वो माइनस होगा। इतना करने के बाद आप पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आ गई बात समझ में। अब देखिए आपको ऐड करने के लिए पहले मैंने हेड लिखा था प्रपोज, सॉरी नॉट, पहले लिखा था आपको प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ठीक है, लिखा था। कहीं आप देखो मैंने आपके नोट्स में आपसे कहा था बनाना, तो लिखा होगा आपने प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। कहीं है कि क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में दोबारा सपोज कर रहा हूं, तो दोबारा आपको शो कर रहा हूं, देखें कहीं पर है क्या प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, नहीं है, ये बात तो नहीं आएगी। फिर हमारी इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है क्या, कहीं पर दिखा दिया है कि डिविडेंड कितने पे किए, नहीं दिया है। हाँ डिविडेंड पेबल हमको दिए हैं, तो जो डिविडेंड पेबल है वो हमारे काम के बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिविडेंड पेबल तुम्हारा कहीं आया था, आया था नहीं डिविडेंड पेबल, कहीं है ना डिविडेंड पेबल हमारा, हमारा सिर्फ आया था क्या इंटरिम डिविडेंड ना। तो इंटरिम डिविडेंड कहीं पर नहीं है जो, लेकिन जो ये डिविडेंड पेबल है हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, फिर हमने लिखा था प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रपोज डिविडेंड की बात करी है क्वेश्चन ने, बिल्कुल करी। देखें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहां पे लिखा हुआ दिया है ना, वहां दिया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-21। 20 का 4 लाख रुपए, 21 का 5 लाख रुपए, यानी जो 20 वाला है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल ऐड होगा यहाँ पे। देखो एक बात ही ऐड करेंगे, एक हमको मिल गया हेड प्रपोज डिविडेंड वाला, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर हेड आपको मिल जाएगा, कुछ बातें आपको मिलेंगी कुछ बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको कंफर्म तौर पे जैसे मुझको याद है ना वैसे आपको भी याद होना चाहिए। तो आपने लिखा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, आपने लिखा प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है बात। तो ये आपने लिखा कितना दिया हम लोग को, 4 लाख रुपए दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मैं दोबारा आपको क्वेश्चन फ्लश करवाऊं, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व दिया है क्या, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व भी ऐड होता है, कहीं गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। अच्छा, फिर हमारे पास रिफंड ऑफ टैक्स लेस होता है, गिवन है क्या कहीं पर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस है माइनस किया गया किसी की बात करी गई है, नहीं करी गई है। तो सिर्फ इतना ही यहाँ पर है, इनको अगर आप ऐड करें तो आपका बनता है 9 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 9 लाख रुपए आपका आया, ये आपका आया नेट प्रॉफिट ना, ये आप लिखेंगे इसके आगे नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स। ठीक है बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मामला। बस सिंपल सी बात है ना बच्चों, ये आपका जो वर्किंग नोट है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो मैं हेड है ना, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व हो गया, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस हुआ था प्लस होगा, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है, या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था वो आज माइनस होगा, या बातें आपको याद होनी चाहिए बस। अगर ये फॉर्मेट याद है ना आपको, फिर क्वेश्चन टफ थोड़ी है, आपको सारी अंदर की बातें याद करनी है। तो जैसा हमारे क्वेश्चन देखो बहुत इजीली हो गया ना, 9 लाख रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गई, 27 मिनट की वीडियो हो गई है। सिर्फ एक क्वेश्चन में और रखता हूं आज के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखें, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मरकरी लिमिटेड। पहला मामला है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, सरप्लस, यही हेड आपको पकड़ना है सरप्लस वाला, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला ये हेड पकड़ना है, हमारे क्वेश्चन की अप्रोच यहां से स्टार्ट होगी। 7 लाख 20 और 4 लाख, अनपेड डिविडेंड 20,000 रुपए दिया। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 19-20, 20-21 है ना, तो 19-20 प्रीवियस ईयर हो गया, 20-21 नया ईयर हो गया, तो प्रीवियस 160 है और करंट आपका 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमको दिया हुआ है। ठीक है बात, सबसे पहले हेड आप पकड़िए सरप्लस। सरप्लस करंट का है 720। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये लिखा, पर्टिकुलर्स में लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हमें जो करंट में दे रखा है वो 7,20,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, और पुराना हमको दे रखा है 4 लाख रुपया। ठीक है, ऐसे है ना बच्चों, 7,20,000 करंट का और पुराना 4 लाख रुपए। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस होगा 3,20,000 रुपए, ये आपका पहला यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, पहले 4 लाख था, अभी 7,20,000 कैसे हो गया होगा भाई, 4 लाख तो ये वाला है ना, 4 लाख तो प्रीवियस है, इस साल 3,20 हुआ होगा तब जाकर वो 7,20 हुआ। एग्जैक्ट लेवल बात ये हो रही है, तो हमने 3,20 निकाला। अब हम क्या क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा देखो फ्लैश करवा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, कहीं क्वेश्चन आपको गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो ये वाला हेड तो यहाँ आ ही रहा। अच्छा, फिर हम बात करें इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कहीं पर है क्या, बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है। देखिए सेकंड वाला पॉइंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका पहला पॉइंट, और फिर उसका सेकंड पॉइंट पकड़े आप, क्या लिखा है, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड। अब देखें यहाँ पे लिखा है इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड जो भी होते हैं वो ऐड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड है ना, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब देखें आप एक बात और समझे मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा चाहे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इंटरिम डिविडेंड किस पर पे किए हैं, यहाँ पर इक्विटी शेयर, यहाँ पे क्वेश्चन ने हाईलाइट किया है कि इक्विटी शेयर पर पे किया गया। अब देखो जो इंटरिम डिविडेंड है ना, ये जो डिविडेंड आपने पे किए उन्हीं को बोल रहे हैं इंटरिम डिविडेंड। इस साल जो हमने डिविडेंड पे किए उन्हीं को हम बोल रहे हैं इंटरिम डिविडेंड। तो जो डिविडेंड आपने पे किए किस पर किए, इक्विटी पर, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देने से पहले, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेफरेंस शेयर पर देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं पहले अधिकारी, इसलिए उनका नाम प्रेफरेंस शेयर है। हर बात में उनके लिए प्रेफरेंस रहेगी, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले दिया जाता है, इक्विटी शेयर वालों को बाद में। हालांकि यहाँ 40,000 रुपए किस पर दिया है, ऑन इक्विटी शेयर। अब आप ये कंफर्म मानिए कि अगर आपकी कंपनी ने इक्विटी शेयर पर इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो प्रेफरेंस शेयर पर भी पे किया होगा, प्रेफरेंस शेयर पर भी पे किया होगा। अब देखो क्या इस बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर गिवन है आपको, देखें दोबारा देखो क्वेश्चन फ्लैश हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, फिर लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख 6 लाख। ठीक है, दे रखा है ना, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, 6 लाख यहाँ है, 6 लाख करंट ईयर में है, ये आपकी प्रेफरेंस शेयर, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैं कह रहा हूं कि इंटरिम डिविडेंड अगर आपने इक्विटी शेयर पर पे किया है उससे पहले कंफर्म होता है कि आप इन पर पे करेंगे। ठीक है, आप किस फिगर पर, इस फिगर पर, इस फिगर पर, तो बेटा इस फिगर पर, पुराने वाले, हालांकि दोनों 6-6 लाख रुपए हैं, ठीक है, लेकिन आपने हमेशा याद रखना कि अगर इक्विटी शेयर पर इंटरिम डिविडेंड दे रखा है और क्वेश्चन ने ये हाईलाइट किया है कि हमने डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर पर, तो तुरंत बैलेंस शीट में झांको और देखो कि प्रेफरेंस शेयर दिया है क्या कहीं, अगर दिया है तो उन पर भी इंटरिम डिविडेंड पे होगा प्रीवियस वाले फिगर पर। 6 लाख पर कितना, ये है 10% प्रेफरेंस शेयर, यानी 10% इस पर डिविडेंड दिया जाएगा, इसका कूपन रेट है ये 10%, तो 6 लाख का 10% हुआ 60,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे आप अगेन इंटरिम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना भाई, 60,000 रुपए, ये हुआ। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड की बात तो हो गई बच्चों। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर भी ऐड होता है, देखो कहीं पर दिया है क्या आपको कहीं पर, यस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर दी 19-20, 20-21, 160 और 2 लाख। 160 पुराना फिगर है यानी प्रीवियस ईयर है, और 2 लाख
न्यू ईयर यानी करंट ईयर है। तो 1,60,000 ये प्लस होगा, 1,60 ये प्लस होगा। इसके आगे क्या लिखेंगे आप, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, ठीक। अब प्रपोज डिविडेंड, अभी किस पर ये क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है बात, कितना 1,60 1,60,000 रुपये ये लिखा। अगली बात में, अब ये भी इक्विटी शेयर पर दिया है कि प्रपोज डिविडेंड है ऑन इक्विटी शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर पर भी प्रपोज कर रखा होगा, लेकिन प्रपोज कितना किया होगा ये हमको जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तब तक निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंटरम डिविडेंड की कहानी है तो वो निकालना पॉसिबल था, निकाल दिया मैंने। लेकिन प्रपोज उन्होंने पता नहीं कितना प्रपोज किया, हमको नहीं पता, तो हम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक। दोबारा क्वेश्चन फिल करवा रहा हूँ, देखें कहीं पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में जानकारी आपको गिवन है क्या, जो पहले माइनस की गई थी, नहीं गिवन है। रिफंड ऑफ टैक्स कहीं गिवन है कि आपको जो लेस होता है, नहीं गिवन है। आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया गया है जो जो पहले प्लस होता था या हुआ था, आज हम उसको माइनस करेंगे, तो आई थिंक नहीं गिवन है, कोई ऐसी बातें आपको गिवन नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो फिर कोई कहानी नहीं है, फिर तो आप इसे इतना ही प्लस करें, ठीक है। देखें क्या होगा इसमें, 3 0 ये रहे आपका, 1 0 ये रहा आपका, 6 4 10 12 2 12 6 18 की 8 असल 1 3 1 4 1 5, यानी 5,80,000 रुपए, ठीक है। आपका मामला आया 5,80,000 रुपए, और ये आपका है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करनी है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किस तरीके से निकाला जाता है, ये मैंने आपको सिखा दिया। और अभी भी ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन अब नहीं करवाऊंगा, कल फिर से हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सफलिंग आउट है इसके ऊपर, तो इनको तो हम कंफर्म तौर पे करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगी वीडियो, अदरवाइज मैं आपको ये टॉपिक आज फिनिश कर देता, लेकिन बेसिक बातें आपको सिखानी थी, उन बातों के बाद ही आपको ये सिखाया गया, ठीक है। तो आप इन 2 क्वेश्चन की मदद से थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको क्वेश्चन इस तरीके के मिले तो उन्हें करने का प्रयास करिएगा। टीएस ग्रेवाल का एडिशन मैं फॉलो कर रहा हूं, अगर आपके पास हो तो उसे फॉलो करिए, अगर नहीं है तो अगर आप गोयल फॉलो करते हैं, कोई और बुक फॉलो करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करिए क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।